काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। और लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ डिस्कशन करा था, तो उसमें बहुत सारे भर-भर के कमेंट ऐसे आए थे कि दोबारा बुलाना है, दोबारा बुलाना है, दोबारा बुलाना है। तो आज फाइनली आप लोगों की डिमांड पे हमने दोबारा बुला लिया, इनवाइट कर लिया अनुराग सर को। तो अनुराग सर, आज का मुद्दा मैं कुछ ऐसा चाह रहा था कि एक बड़ी डिमांड होती है पैसों को लेकर के। आप एनएलपी पर बात करते हैं, मन पर बात करते हैं, तो क्या मन को कैसा बनाया जाए, एनएलपी की कैसी टेक्निक इस्तेमाल करी जाए, सो दैट कि पैसों को आकर्षण बनाया जाए। क्या इस पर बात कर सकते हैं आज? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं जी। और मुझे लगता है कि शायद एक ये बहुत ज़रूरी पहलू होना चाहिए जिस पे हमको कुछ डिस्कशन करना चाहिए और इनसाइट लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फेजेस देखे हैं प्रैक्टिकली हम्म। कि जहाँ से मैंने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बहुत बड़े बदलाव देखे। तो मुझे लगता है कि शायद जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की वो ज़रूर बाकी लोगों को भी लाइफ में बहुत ज़रूरी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उनको भी हेल्प करेंगी। और पॉसिबल है सबसे मतलब? हाँ, और सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है कि अगर हमारे पास एक वो माइंडसेट हो ना जिसको हम कहीं न कहीं मिस कर रहे होते हैं, हम्म। अगर वो माइंडसेट हमको क्लिक कर जाए तो मुझे लगता है कि शायद हर एक इंसान उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है और अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आ सकता है। ओके। एक डेटा मैं पढ़ रहा था। डेटा ये है कि जितने धनवान लोग हैं, हर 1% आदमी 40% धन को अपने पास रखा हुआ है। यानी कि एक बहुत बड़ा जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या के पास मतलब पैसा ना के बराबर है या फिर है ही नहीं। तो वो 1% में आने के लिए क्या कोई माइंडसेट हो सकता है, कोई टेक्निक हो सकती है, क्या हो सकता है? देखिए, इसको हम टेक्नीक का नाम नहीं देंगे, हुँ, इसको हम माइंडसेट ही बोलेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप अगर थोड़ा-सा देखो ना कि ये सिर्फ़ पैसे के क्षेत्र में लागू नहीं है। हुँ, ये आप कोई इंडस्ट्री, कोई जॉनरा, कोई फ़ील्ड आप उठा के देख लो, हर जगह ये लागू है। आप देखो कितने लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं। टीम इंडिया के लिए कितने लोग खेल पाते हैं? मतलब अगर आप देखो तो वो 1% से भी छोटा आंकड़ा आपको मिलेगा कि कितने लोग जो है शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे रणजी तक पहुँचते हैं या फिर आईपीएल या और जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उन तक पहुँचते हैं। लेकिन इंडिया के लिए टॉप 1% में कितने लोग आ पाते हैं? हुँ, मतलब जो टॉप 11 प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल रहे हैं वो भी इंडिया की ए कैटेगरी में नहीं आते। उस ए कैटेगरी पे भी 2-3 प्लेयर ही आ रहे हैं। हुँ, हुँ, कहने का मतलब है कि अगर आप आंकड़ा निकालोगे तो 1% से भी कम पाएगा। आप उठा के देख लो कितने लोग जो हैं मुंबई जाते हैं हीरो बनने के लिए। कोई स्टेशन पर सो रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। कई लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो आंकड़ा आप देखोगे वो भी 1% से कम में आएगा। ऐसा ही पैसे को लेके, सक्सेस को लेके, हर एक चीज़ में लेके किसी स्पोर्ट को आप उठा के देख लो, किसी फील्ड यूट्यूब को आप देख लो, कितने लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो वो उस 1% में आ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, पैसे पर, सक्सेस पर, यूट्यूब पर या क्रिकेट पर या किसी पर्टिकुलर जॉनरा पर अप्लाई नहीं होता है। ये आ कहाँ से रही है चीज़? माइंडसेट पे। जिसके पास वो माइंडसेट है, वो स्पोर्ट्स में भी उस 1% में जा सकता है। जिसके पास वो स्किल सेट है, वो यूट्यूब में, बॉलीवुड में, कहीं पर भी उस 1% में आ पाता है। तो ये 2 चीज़ों का बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, एक है स्किल सेट और एक है माइंडसेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें माइंडसेट स्किल सेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर माइंडसेट डेवलप हो जाए ना, तो स्किल सेट कभी भी डेवलप किया जा सकता है। आप एक बार शुरुआत करते हो, शुरुआत करने के बाद अगर आपकी मनस्थिति वो बन गई, आपको जैसे मान लो मैं एक बड़े ही टफ फेज में था लाइफ के, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबकी बैंड बजी पड़ी थी। और ऐसा लगता था कि यार ये कभी शायद मैं इस बीमारी को कॉन्कर नहीं कर पाऊंगा, या मैं कभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा, या मेरे पास वो स्किल नहीं है, मैं कैसे कैसे करूंगा, compete कैसे करूंगा लोगों को। तो और कभी कभी तो ये भी लगता था कि लोगों की तो किस्मत अच्छी हो सकती है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन जब वो मनस्थिति बदली, जब माइंडसेट बदला, तो मुझे लगता है कि शायद वो हर एक स्किल सेट जो जरूरी था किसी चीज को करने के लिए, वो मैंने डेवलप करता चला गया। और वो ऐसा कहते हैं ना कई बार कई लोग कि वो हलवा है, हुँ, वो हलवे की तरह डेवलप होता जाता है। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बुद्धि, आपका मन, आपकी चेतना, हर चीज उस जगह पर आकर केंद्रित हो जाती है जो आपको फिर वो सारे दरवाजे धीरे धीरे ओपन करना शुरू कर देती है, संयोग बनाती है, सागर जी से मिलाती है, उनसे मिला। क्यों? क्योंकि आपकी मनस्थिति बदल गई, आपने अपने माइंडसेट को बदल लिया। तो मुझे लगता है सारा का सारा गेम माइंडसेट का है, जो शायद लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आप जो कह रहे हैं कि एक टाइम था ऐसा, हम्म। फिज़िकल, मेंटल सारा बैंड बजा हुआ था, वो हम्म। क्या टाइम था? कुछ लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे चैलेंजेस हुँ, जरूर आते हैं। हुँ, हुँ, और जिंदगी है तो मैं ऐसा अक्सर बोलता हूँ कि जिंदगी ईसीजी की तरह ही चलती है भैया, कभी अप या कभी डाउन। अगर वो सीधी चल रही है तो समझो हुँ, हुँ, हैप्पी बर्थडे हो गया है। तो जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे।
और ऐसा ही मेरी जिंदगी में भी आए, लेकिन वो उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा ईसीजी बन रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि कहीं पर बहुत बड़ा लॉस हुआ और उस लॉस के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदगी में रिकवर नहीं कर पाऊंगा। डेट बहुत ज्यादा हो गया और उसी के कारण जो वो स्ट्रेस कई बार होता है ना, वो स्ट्रेस हमें सिर्फ ये नहीं हो रहा कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूं, उस स्ट्रेस के कारण जिस तरह का भी मेरे इमोशंस हैं, जिस तरह के भी मेरे भाव हैं, मेरी बॉडी उसी तरह की डिजीजेस डेवलप करने लगती है। क्योंकि जो स्ट्रेस है अपने आप में वो भी एक विकार है। मैं अपने माइंड में किसी चीज के बारे में कुछ नेगेटिव चीज लेकर के आ रहा हूं, थॉट लेकर के आ रहा हूं, फंसा हुआ हूं उसी लूप में, तो मेरी बॉडी भी उसी लूप में फंस जाती है, वो भी नेगेटिविटी के नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करती है। ओके। इसको लुइस हे बड़ा अच्छा बताती हैं। एक ऐसी लेडी हुई जिन्होंने अपने एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को, कैंसर को खुद से हील किया और आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनकी कुछ बुक्स हैं जैसे यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी। उसमें लुइस हे बताती हैं कि जिस तरह के भाव हमारे यहां पर होते हैं ना, उसी तरह का डिजीज या उसी तरह का डिसऑर्डर हमारा शरीर भी डेवलप करना शुरू कर देता है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, और उनका यह मानना है, मेरा भी मानना है, कि आवर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसको पता नहीं है क्या मैं सोच रहा हूं और क्या सच में हो रहा है। अगर मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं कि मैं सागर जी के पास साथ बैठा हूं और पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो ये पॉडकास्ट रियल हो रहा है। और अगर मैं रियल बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूं तो भी ये रियल होता है, क्योंकि जब यहां चल रहा होता है तो दिमाग को नहीं पता कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। तो लुइस हे एक बात बोलती हैं कि कोई भी इमोशन है, वो इमोशन आपकी बॉडी में सर्टेन केमिकल्स रिलीज करता है, और वो केमिकल्स जिस तरह का भाव है उसी तरह के इंपैक्ट क्रिएट करता है। जैसे यदि आपके माइंड में ये इमोशन सप्रेशन का आ गया कि वो कहती हैं जिस इंसान के पास परिवार की जिम्मेवारी आ गई, उसके कंधे पे पूरी फैमिली का बोझ आ गया, उसके एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ गई और उसको लगा कि यार बहुत बोझ है, परिवार का एकदम से भार आ गया है, तो आप देखोगे वो अपनी गर्दन में, कंधे में, पीठ में दर्द डेवलप कर लेगा, सर्वाइकल हो जाएगा। ऐसा होता है? 100%। आप देखना कितने कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि वाकई यार ऐसा है, लेकिन आज से पहले हमने रियलाइज नहीं किया। आज से पहले तो सिर्फ हम कह रहे हैं कि इसको क्योर कर लो, गोली खा लो, ये कर लो, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो आउटसाइड इन नहीं मिला है, वो इनसाइड आउट फ्लो करने वाली चीज है, वो अंदर से मिली हुई चीज है, और हम उसको बाहर से क्योर करना चाह रहे हैं। हम उसको सप्रेस तो कर पाते हैं, रोक तो पाते हैं, लेकिन हम उसको ठीक तब कर पाते हैं जब हम उस इमोशन को जड़ से मिटाएंगे। आप देखोगे दिमाग पर जब वो बोझ ले रखा है, जब वहां से वो लिबरेट होगा, तो वो बोझ हटने से पीठ और गर्दन और कंधे का दर्द ठीक होने लगेगा। ओके। और कितने लोगों को देखना, आप देखना रेजोनेट करेंगे लोग कि जब एक्चुअल में वाकई में परिवार की एकदम से जिम्मेवारी आई, उसके बाद से पता ही नहीं लग रहा कि ये दर्द क्यों नहीं जा रहा है, कहां कैसे आ गया। तो जिस तरह का इमोशन है उसी तरह की चीजें बॉडी डेवलप करने लगती है। तो मेरे पास उस टाइम पर जो इमोशंस थे, लैक के, कि पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, होप बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि कुछ नहीं होगा, अनवर्दीनेस की फीलिंग कि मैं कुछ नहीं कहूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी सेल्फ वर्थ शैटर हो चुकी थी कि यार मैं तो जिंदगी में। और देखो कि जब भी लाइफ में किसी इंसान की जिंदगी में चैलेंज आता है तो उसकी सेल्फ वर्थ सबसे पहले खत्म होती है, क्योंकि उसको लगता है यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, कितनी कोशिश कर रहा हूं, यहां हाथ पैर मार रहा हूं, वहां वो कर ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन वो जो हाथ पैर मारने की एनर्जी है वो सब नेगेटिव इमोशंस के कारण निकल रही है, वो डेस्परेशन है उसमें, और डेस्परेशन एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। तो वो धीरे धीरे माइंडसेट भी खराब हुआ, बॉडी में भी डिजीज डेवलप होनी शुरू हुई। ऐसे लगता था कि यार इतनी छोटी उम्र में, कई लोग बोलते इतनी कम उम्र में इतना बीपी, ये कैसे हो रहा है, ये तो 80-90 में होता है। लेकिन आज पता चलता है ये तो 80-90 में भी नहीं होता है, तो सारा का सारा माइंडसेट का गेम है। तो वो स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारा फाइनेंशियल स्ट्रगल जो चल रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी में शायद कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और इसीलिए जो चीजें आज मैं बता रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं ना, उनमें भाव, एक तो होता है भाव, मैं भाव से, हाँ आपका भाव बहुत बढ़िया जी, ठीक कह रहे हो। एक है भाव, एक है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैंने उस सारे जीवन को जिया है, और जी करके वहां से निकल कर मैं आज यहां पर, जहां जिस भी मुकाम पर हूं, उस सारी जर्नी को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। और मैंने उसमें पाया है कि सिर्फ एक चीज बदलने से अपना माइंडसेट बदला, माइंडसेट बदलने से भाव बदले, भाव बदलने से स्वभाव बदला, स्वभाव बदलने से उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें मेरी जिंदगी में आने वाली थी वो बदली, संयोग बने, लोग मिले, काम बढ़िया हुआ, मेरा स्किल सेट मेरा पॉलिश करने का मन किया कि हाँ इस चीज में काम करता हूं। जब आप आलस में, सुस्ती में बैठे होते हो ना, आप देखोगे उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है। उठने का मन नहीं करता इंसान का बेड से, वो सोचता है यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एक्चुअल में वो कुछ कर सकता है, लेकिन अभी उसके अंतर मन से ये भाव ही नहीं आ रहा कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ वर्थ पूरी खत्म है।
उसको पता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो अंदर से भाव बदलता है ना, तो आप उठते हो, आप जागते हो। मैंने यूट्यूब शुरू किया, चैनल शुरू किया, एक कंपनी, ट्रेनिंग कंपनी फॉर्म की, और उसके बाद ऐसा देखा कि किसी ने मुझे बोला, यार इसमें तो ये वीडियो बनता है, ये तो एडिट करना पड़ता है, ये सब। मुझे पता नहीं कहाँ से, मैं एक दिन अचानक से सुबह बैठा हुआ था, मैंने अपना सिस्टम खोला, मेरे पास किसी सब उस भारी स्ट्रगल में भी एक चीज मेरे पास छूट गई थी। कल रात को भी मैं अपनी टीम से जिक्र कर रहा था, वो था एक मैकबुक। कुछ छूट नहीं गई थी बचा था, मतलब? मतलब मेरे पास बचा रहा था, अच्छा, सब मतलब बिक गया था ऐसा? सब चला गया था, लेकिन वो मैकबुक मेरे पास सलामत था। तो एक दिन कुदरती ऐसा हुआ कि मैंने उसको खोला, मैं उसके नीचे से ऐसा फिंगर, बैठा हुआ ना इंसान, जब वो दिमाग में कुछ नहीं होता तो कुछ भी करता रहता है, कुछ भी देखता रहता है, तो मैं ऐसा फिंगर स्क्रॉल करा, उसके नीचे बार जो होता है, उस बार में एक स्टार सा बना हुआ था। मेरी जैसे ही वहां पे आई, उसके ऊपर से एक पॉपअप आया, आई मूवी। आई मूवी, ओके। मैंने क्लिक किया, मैंने कहा ये क्या है, वो देखा तो वो एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर था। मैंने कहा कोई, और उसी दिन कोई मुझे बोल रहा था कि यार ये तो एडिट, और मैं बैठ गया था कि अपने से नहीं होगा यार। कहा था ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने फटाफट से उसमें उसका कैमरा जो था वो ऑन हो गया, उसमें फेस टाइम करके आता है, वो कैमरा ऑन हुआ, उसमें क्लिप रिकॉर्ड हुई, मैंने उसको कॉपी करके आई मूवी में डाला। मैंने कहा ये लेफ्ट से कट मारा, राइट से कट मारा, आवाज नीचे की, आवाज ऊपर की, दूसरी क्लिप। मैंने कहा हो गया ये तो। यानी जब आप मनस्थिति बदलते हो ना, तो स्किल सेट डेवलप करने में टाइम नहीं लगता, चीजें अपने आप आपको सूट करती जाती हैं, क्योंकि आपने अपने भाव को बदल लिया है। तो मैंने भाव बदला, स्किल सेट अपने आप बदलता गया, चीजें डेवलप होती गई, मैं उन चीजों को धीरे धीरे पॉलिश करता गया। मतलब स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता भी खुद था, उसको एडिट भी खुद करता था, वो सारा उसका एसईओ भी खुद करता था, डालता भी था, स्क्रिप्ट भी खुद, सारा काम, मतलब ए से लेके जेड तक सब काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। पता नहीं कहां से चीजें अलाइन होती गई, एक भाव बदलने से कि हाँ यार ये सब कुछ हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। और मैं अक्सर, जो भी इंसान मुझे सुनता है उसको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि यार जिंदगी में जब भी ये आपके मन में आए ना कि यार ये चीज नहीं हो सकती, या ये मैं नहीं कर सकता, या मैं तो लायक काबिल ही नहीं हूं उसके, मेरा समय खराब है, एक बार सिर्फ अच्छे भाव से उस चीज को इनिशिएट करके देखो, आप देखो दरवाजे खुलने लगेंगे, रास्ते बनने लगेंगे, और वही बनते रहे। और वो रास्ते बनने से हेल्थ के ऊपर काम हुआ, हेल्थ के ऊपर काम हुआ, माइंडसेट के ऊपर काम हुआ, धीरे धीरे अपने प्रोफेशन के ऊपर काम हुआ, और चीजें बदलती गई। लेकिन हाँ, ये सब ओवरनाइट नहीं होता, ये सब यूं नहीं होता। हमें आदत पड़ी हुई है वो एलोपैथी की टैबलेट की, कि सिर दर्द हुआ, डिस्प्रिन खाई, गोली खाई, 15 मिनट में आराम। तो हमें लगता है कि सब चीजें जो गड़बड़ हमने 40 साल में की हैं, जो 15 साल 10 साल में गड़बड़ किया है, वो यूं ठीक होना चाहिए। गड़बड़ करने में आपको अगर 6 साल लगे हैं, तो कम से कम 6 महीने तो दो उसको ठीक करने के लिए भी। क्योंकि परिवर्तन जो है वो अवतरण नहीं लेता है, परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, बड़ा होता है, जन्म लेता है, फिर उसके बाद मैच्योर होता है। तो वो परिवर्तन को जो लोग समय नहीं देना चाहते, और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि उस फेज में इंसान जो है वो इतने फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि उसको लगता है कि अगर कुछ होना है तो यूं हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं होता, होना है तो चमत्कार हो। अरे भैया, जो हमने खराब किया वो भी एक दिन में खराब नहीं हुआ था, उसको भी खराब करने में, रायता फैलाने में हमने कई साल लिए हैं। धीरे धीरे संयोग बने, लोग बने, गलत लोगों के साथ जुड़े, गलत बिजनेस में अटैच हुए, गलत वाइब्रेशंस मिली, गलत काम किया, वो बड़ा सारा सेहत खराब। ऐसे ही लोगों को लगता है कि यार एक दिन टेस्ट करवाया, वो एक दिन में टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। अरे नहीं भैया, टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन आई है, लेकिन वो पिछले 15 सालों तक जो आप यहां पर ये दिमाग को ढक करके बैठे थे अपने नेगेटिव थॉट से, ये उसका कंक्लूजन है। तो ठीक करने में 6 महीने तो दो, 10 साल लगाए खराब करने में। तो ये पेशेंस जो है ना सर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यकीन मानो, ये पेशेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता है कि आपका एक विश्वास, आपका एक बिलीफ डेवलप हो जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। और ये बिलीफ कहां से डेवलप होगा? ये होगा कि किसी ने क्या दुनिया में ऐसा किया है। जब मेरी हेल्थ खराब हुई, मैंने सबसे पहले सर्च ये किया, लोग बोलते थे कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, मैंने सबसे पहले गूगल पे, जानते हैं क्या सर्च किया? क्या दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान है जो किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से रिकवर किया हो, जिसको हम बोलते हैं कि ये तो बस अब तुम्हारे पास 3 महीने बचे, 6? मैंने कहा क्या कोई भी एक ऐसा इंसान है? मैंने ढूंढा तो लिस्ट आती गई। मेरे सामने बुक आई, लुइस है यू कैन हील योर लाइफ। मेरे सामने बुक आई, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। मेरे सामने बुक आई, लव मेडिसिन मिरेकल बाय बर्नी सीगल। मेरे सामने बुक आई कि व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल बाय डॉक्टर बीएम हेगड़े। और मैंने देखा इसमें से तो 90% डॉक्टर्स हैं। ये जो लोग बात बोल रहे हैं ये आम इंसान नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने मेडिसिन में कोई एमडीए, कोई एमबीबीएस है, किसी ने पता नहीं कोई कितना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनका बर्नी सीगल का मैं नाम ले रहा हूं, यूएस के बहुत बड़े सर्जन है, पीडियाक सर्जन। ये कौन लोग हैं? क्या कोई एक भी एविडेंस है जिन्होंने अपने आप को, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है सर,
वर्टेब्रेज 8 मणके टूट गए रीढ़ की हड्डी के। लोग, डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुमको जो है सर्जरी करवानी पड़ेगी, नहीं तो पूरी जिंदगी पैरालाइज्ड हो जाओगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोल रहे हैं कि क्या मैं इसको अपने आप से नहीं ठीक कर सकता? डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो अगर नहीं ठीक करवाया तो या तो मर जाओगे या पैरालाइज्ड। उसने बोला ऑपरेशन करवा के क्या मैं ठीक? उन्होंने बोला नहीं, ठीक नहीं हो सकते, रहोगे सारी उम्र व्हील चेयर पर, लेकिन फिर क्या जिंदा होगा? बचे रहोगे, ओके। पैरालाइज्ड रहो, पैरालाइज्ड नहीं होगे, मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर पाओ। वो महेश योगी जी को बहुत सुनते थे। ये कौन है? महर्षि महेश योगी हुए एक बहुत ऐसे व्यक्तित्व के धनी शानदार इंसान, स्वामी रामा को सुनते थे। स्वामी रामा एक ऐसे इंसान हुए जिन्होंने अपनी ब्रेथ के ऊपर काम करके पूरे अमेरिकन को चकित कर दिया था कि कैसे अपनी सांसों को रोक के मृत्यु की स्टेट में जाने के बाद उन्होंने, जब उनको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद वो अपनी सांसों पे कंट्रोल लेके वापस आते हैं। और अमेरिका, आप गूगल कीजिए, आप इनके फोटोग्राफ्स, इनके वीडियो सब देखिए। और ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं बता रहा हूं कि 5000 साल पहले, 10,000 साल, अरे नहीं, तो 50, 60, 100, 150 साल पुरानी बात सारी आपको बता रहा हूं। ये थोड़ा खुल के बताइए। स्वामी रामा एक ऐसे शख्स हुए जो अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया करते थे। यानी हमारी सांसें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं। हमारी सांस आप देखो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, बहुत छोटी। और ऐसा बोला, फास्ट ब्रीदिंग होती है, बहुत फास्ट ब्रीदिंग है, इतनी ज्यादा छोटी है कि हमारी सांस ऐसा लग रहा है कि गले से, एक्चुअल में तो वो हमारे लंग्स में जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतनी छोटी है कि यहां से आ रही है, यहां से ही चली जा रही है। जो कि जिसको हम सांस बोल रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि ये ऑक्सीजन से सब कुछ चल रहा है, एक्चुअल में उस ऑक्सीजन में एक एलिमेंट इंक्लूडेड है जिसको आज धीरे धीरे ईथर के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन हम उसको सदियों से प्राण के नाम से जानते हैं। चाइनीज इसको ची के नाम से जानते हैं। वो प्राण वायु एक्चुअल में फ्लो हो रही है, खाली ऑक्सीजन का गेम नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर ऑक्सीजन ही सांस को चला रही है तो भैया जिस दिन बंद होगी 20, 50, 100 सिलेंडर का अरेंजमेंट करना, मैं तो कहीं जाने वाला ही नहीं हूं। लगाते रहना, ठोको ठोको, सिद्धू जी की तरह ठोको ताली, ठोको एक सिलेंडर, लगाते जाओ। कहां जाऊंगा मैं? खाली ऑक्सीजन नहीं चला रही है, उसमें एक प्राण शक्ति इंक्लूडेड है। तो उस प्राण शक्ति को कॉन्कर कर लिया था स्वामी रामा ने अपनी मेडिटेशन से, अपनी साधना में। ऐसा अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिखा आएगा मिस्टिकल सेंट ऑफ हिमालयाज, स्वामी रामा। उनकी एक बुक है साइंस ऑफ ब्रेथ। मतलब हम उस बुक को अपने, हमारे जो इवेंट्स होते हैं, हम उसका पूरा सार लोगों को समझाते हैं, और लोग 2 घंटे के अंदर जब उस चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, तो वो कहते हैं यार ये ऐसा कुछ भी हो सकता था। मतलब कई चीजें तो हम अज्ञानता के कारण नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, हमें पता ही नहीं है कि ये चीज दुनिया में हो सकती है। तो स्वामी रामा को वो पढ़ते थे, वो जानते थे। स्वामी रामा इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने, यूएस अमेरिकन्स ने कहा कि यार ऐसे कैसे कोई इंसान अपनी सांस पे काबू करके अपने शरीर के अंगों को रोक लेता है। शरीर के अंगों को रोक लेता है मतलब अपने शरीर काम करना बंद कर चुका है, बॉडी में कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं वो डेड डिक्लेयर कर दिया, क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। आप गूगल कीजिए, आप उनकी बुक्स को पढ़िए, क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और जब क्लिनिकली डेड डिक्लेयर किया सब कुछ, उनको भी लगा कि भाई ये तो बंदा फेक था, ये तो ऐसे वैसे, अब तो इसका क्रेमेशन करना, अब तो ये। और वो चमत्कारिक रूप से थोड़ी देर के बाद अपनी सांसों को वापस से हासिल करके और वापस आते हैं, और वो अमेरिकन भी चकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उनको भी, अमेरिकन को भी, या दुनिया में बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ समझ में आता है कि यार हिंदुस्तान में कुछ तो है इनके पास, जो इनके पुराने लोग जो इनको दे करके गए हैं। और इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है कि जब जिंदगी के सबसे टफ फेज में होते हैं स्टीव जॉब्स, तो वो हिंदुस्तान का रुख करते हैं, नीम करोरी बाबा के पास आते हैं। कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है कि वो मार्क जुकरबर्ग को भी यही बता करके जाते हैं कि भैया कभी अगर जिंदगी में कुछ जरूरत लगे ना, हॉट या नॉट बनाई चल नहीं रही, उन्होंने कहा कभी ऐसा हो तो हिंदुस्तान जाना। नीम करोरी बाबा तो नहीं है, लेकिन वो एनर्जीज आपको जरूर मिलेंगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान आकर वो जान पाते हैं कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, जिसको आज साइंस, क्वांटम साइंस डिस्कवर कर रही है, ये हमारे योगियों ने कई सदियों पहले अपने अंदर उतर के जान लिया था कि ये सब चीजें कैसे कार्य कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब स्वामी रामा को पढ़ा, महर्षि महेश योगी जी को बहुत मानते थे और देखते थे कि कैसे मेडिटेशन चमत्कार कर रही है, विजुअलाइजेशन कैसे काम कर रही है। तो उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो है जुड़ रही है, जुड़ चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक होने के बाद मैं कहां घूम रहा हूं, किन लोगों के साथ मिल रहा हूं, क्योंकि जैसा आपकी मनस्थिति है, जैसे आपके विचार भावनाएं हैं, उसी तरह आपकी बॉडी रिएक्ट करती है सर। जैसा विचार चल रहा है। और धीरे धीरे, आपको क्या लगता है कि इसमें उनको 5 साल लगे? सिर्फ 3 महीने के अंदर, 12 हफ्ते के अंदर वो खुद चल करके हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके, खुद चल के हॉस्पिटल जा रहे हैं।
और आज वो लोग हैं कि लाखों लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस और पता नहीं क्या क्या ठीक कर रहे हैं। और क्या कभी आप मतलब उनके इवेंट्स देखो, सेमिनार्स देखो, शायद पूरी दुनिया में इतना बड़ा काम कोई नहीं कर रहा जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कर रहे हैं। कारण उन्होंने एक चीज को समझ लिया कि अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने भाव को अगर बदला जाए तो न सिर्फ हमारा शरीर बदलता है, बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्स उसी तरह से आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है। यही मुझे समझ में आया। मैंने कहा अगर एक इंसान कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से ठीक हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो युगांडा से या चांद से या मार्स से नहीं आया हूं। मैं भी तो वही इंसान हूं, उसी पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। तो जो उस व्यक्ति के साथ घटित हो रहा है मैं भी कर सकता हूं, अगर वो किसी के भी साथ, और वो एक के साथ नहीं हो रहा, वो हर एक के साथ हो रहा है। हम कई बार मैं लोगों के साथ ये शेयर करता हूं, हमारे इवेंट में, हमारे इवेंट होता है अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, 4 दिन लोग मेरे साथ पूरा जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो मैं उनके साथ सिर्फ एक चीज शेयर करता हूं। मैं कहता हूं आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज करके देखो अपने साथ, अपने विजुअलाइजेशन में, अपने अंदर अपने भाव को बदल करके, कि कैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो उसको यहां पर जीने लग जाओ। जब आप उसको यहां जीने लग जाते हो तो न सिर्फ आपका शरीर बल्कि पूरा यूनिवर्स उसी के अकॉर्डिंगली अलाइन होना शुरू हो जाता है। और ये जब लोग करते हैं, 1-2 दिन के बाद लोगों को लगता है यार वाकई ये तो इतना पावरफुली काम कर रहा है, क्योंकि हमारा कर्म सिर्फ हम फिजिकली नहीं कर रहे हैं, हम यहां से भी जो सोच रहे हैं वो भी हमारा कर्म है। तो अगर हमने यहां पर अपने विचार बदले तो हमने अपना कर्म बदल लिया। मैंने अपने कर्म बदले अपने विचारों के थ्रू, और वो कर्म बदलने से धीरे धीरे देखा कि मेरी बॉडी में उसके चेंजेस आ रहे हैं, मेरे माइंड में उसके चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के रूप में चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह के लोग मेरे साथ जुड़ने लगे जो मुझे एलिवेट करें, जो मुझे ऊपर लेकर के जा सके, मुझे सपोर्ट करें, मुझे अच्छी चीज बता सके। और अगर कोई बुरी चीज भी बताता था तो मनस्थिति बदलने के कारण उसमें से मैं कुछ अच्छा पिक कर लेता था। जैसे गांधी जी को किसी ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में गालियां ही गालियां थी, और वो चिट्ठी थी लगभग 4 पेज की। वो 4 पेज की चिट्ठी लिखी, वो गांधी जी पढ़ते गए, वो साथ में उनका कोई शिष्य खड़ा था, वो देखकर हंस रहा है, वो कह रहा क्या भाई बापू इतनी गालियां इसमें लिखी। वो कह रहे कोई बात नहीं, सारी चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़ने के 4-5 पेज थे, पिन लगाया हुआ था, वो चिट्ठी के जितने पेज थे वो निकाले, पिन रख लिया। वो कहते ये क्या कर रहे हो? कहते ये काम की चीज है। पिन रख लिया? पिन जो पेजेस को जोड़ा हुआ था, जिस पिन ने, वो पिन रख लिया, पेजेस सारे दे दिए। वो बोला ये क्या कर रहे हो? कहते ये काम की चीज है, काम आएगा। ये अपने काम का नहीं है, साइड में कर दो। ओके। तो हर एक ऐसी परिस्थिति में, हर एक ऐसी चीज में हमें कुछ ना कुछ काम की चीज जरूर मिल जाती है, अगर हमारा मन, हमारा भाव वैसा है उसमें से कुछ अच्छा देखने का। तो वो देखा, और आज सब कुछ आपके सामने है कि कैसे चीजें बदलती हैं। और मैं इसका एक साक्षात लाइव एग्जांपल हूं कि क्या तो स्ट्रेस और क्या तो डिप्रेशन और क्या तो सुसाइडल थॉट्स और क्या तो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, स्लीपिंग पिल्स, क्या फाइनेंशियल स्ट्रगल, और जिंदगी में हर उस चीज से निकला। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं निकला, मैं एक्सेप्शन हो सकता हूं, लेकिन मेरा जितने पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आते हैं वो सब अपनी जिंदगी में ये चीज अनुभव कर पाते हैं जब वो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। तो ये मुझे पता चलता है, बड़ा क्लियरली दिखता है, लोगों को दिखता है कि हाँ, यहां पर चीजें बदलने से बॉडी में और बाहर सब कुछ बदला जा सकता है, सिर्फ अपनी मनस्थिति को कॉन्कर कर लिया जाए तो। अभी थोड़ी देर पहले आपने आई मूवी का वो जो एग्जांपल दिया, आपका मैकबुक बचा हुआ था, तो ये आई मूवी और मैकबुक था तो बहुत पहले से थे, लेकिन मुझे लगता है शायद आप उस सर्चिंग जोन में आए, लुकिंग जोन में आए, तब जाके वो दिखा। तो आदमी, मुझे लगता है मनस्थिति ये बदलने का मतलब, जब आदमी उस सर्चिंग जोन में आ जाए तो चीज़ें होती हैं आसपास ही हैं, दिखना तब शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, तब तक शायद वो नेगेटिव, मेरे किस्मत में ही कुछ नहीं है, ऐसा वाला होता है। हमने कितनी बार ये कहानी सुनी है कि पांडवों को उनके गुरु लेकर के गए और गुरु बोल रहे हैं कि भैया वो पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है। जिसका जैसा भीम को भूख लगी हुई है तो वो बोल रहा है गुरुजी आम दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। समझ रहे हो? अब वही चीज अर्जुन से पूछी गई तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो बोल रहा है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि वो इसी भाव से गया कि मुझे जो है अपनी धनुर्विद्या के लिए मैं यहां पर, बाकी किसी को भूख लगी है, कोई सोच रहा है कि यार क्या वेदर, किसी को वो नकुल सहदेव को हो सकता है वहां पे पत्ते देखे, क्या वेदर है, शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन वो जिस मनस्थिति से वहां पर गया, उसको वो कह रहा है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो एक ही चीज में 10 इंसान अलग अलग, जैसे हम स्टोरी एक बार बताते हैं ना कि एक हाथी, 10 अंधे लोगों को एक हाथी के सामने खड़ा किया, उन्होंने देखा तो है नहीं, उन्होंने कहा भाई बताओ हाथी कैसा होता है। जो जिसने पैर को टच किया उसने कहा बहुत बड़ा खंबे जैसा हाथी होता है। जिसने उसकी सूंड को टच किया उससे पूछा गया भाई ये हाथी कैसा, उसने कहा बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लचीला ऐसे ऊपर। किसी ने पूंछ को टच किया, उसने कहा ये तो बिल्कुल चूहे जैसा, ये तो पतला सा ऐसा हाथी हो। तो वो जिस जगह पर वो इंसान थे उसी जगह के हिसाब से उनको वो भाव आए कि हाथी कैसा होता है।
ऐसे ही आप यहां पर जिस जगह पर हैं उसी तरह के चीजें आपके साथ, आप लोगों को देख करके, चीजों को ऑब्जर्व करके सुनोगे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, ओशो से सुनी थी, और इसमें वो बताते हैं कि एक इंसान वृद्ध इंसान है, बूढ़ा इंसान है, अपने गांव के बाहर बैठा हुआ है। एक राहगीर वहां गांव से गुजर रहा है, उसको अपना गांव चेंज करना है, बदलना है, पुराने गांव से निकल करके आया है। ठीक है। तो वो उस वृद्ध इंसान से, गांव के बैठे बाहर बूढ़े इंसान से पूछता है कि ये जो गांव है, ये गांव के लोग कैसे हैं? कहते क्या करना है? कहते मुझे शिफ्ट होना है, मैंने काम बदल लिया, तो मैं नई जगह यहां पर आना चाहता हूं, मुझे बदलना है। तो वो कहते पहले ये बताओ, जिस गांव में तुम रहते थे उस गांव के लोग कैसे थे? वो सोचता है यार ये क्या सवाल हुआ। कहते लेकिन फिर भी बताओ, उस गांव के लोग कैसे थे? कहते इतने बेकार थे, इतना मतलब तंग करके रखते थे कि वहां से निकलने ऐसे लगता था कि कब यहां से निकलूं और बढ़िया जगह पे जाऊं। पर ये गांव के लोग कैसे हैं? कहते ये गांव के लोग उससे भी ज्यादा बेकार हैं। 2 ही दिन में लगेगा कि तंग हो गए, फिर ढूंढोगे कि नया गांव, यहां मत बसो, कहीं और जाओ। एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो पूछता है उस इंसान से कि बाबा ये गांव के लोग कैसे हैं, मुझे इस गांव में बसना है। कहते पहले ये बताओ, जिस गांव में रहते थे वहां के लोग कैसे थे? कहते तो काम के चक्कर में निकलना पड़ा, लेकिन ऐसे इंसान थे, ऐसा लगता था स्वर्ग में रह रहा हूं। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इतने दिल के साफ, इतने नेक, इतने मदद करने वाले, इतने बढ़िया लोग थे। लेकिन ये गांव के लोग कैसे हैं? कहते हैं भूल जाओगे पुराने गांव के लोगों को, उससे भी 10 गुना ज्यादा अच्छे लोग आपको यहां पर मिल जाएंगे, इतने नेक दिल मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे। उस बाबा से किसी ने पूछा ऐसा क्यों बता रहे हो? कहते ये जैसी मनस्थिति से आए हैं वैसे ही ये इन लोगों को भी रिसीव करने वाले हैं। अगर किसी को लगता है पुराने लोग बहुत खराब थे, तो यहां भी सब लोग खराब ही मिलने वाले हैं भैया। अगर किसी को लगता है पुराने लोग बहुत अच्छे थे, तो यहां उससे भी अच्छे लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि लोग वैसे नहीं है जैसे वो हैं, लोग वैसे होते हैं जैसे आप उनको देखना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है कि जैसे हमारे यहां पर चीजें होती हैं, वैसा ही चीजें को हम देखना शुरू करते हैं। वो मैकबुक में पहले 50 बार खोला होगा, बंद किया होगा, देखा होगा बड़ा सुंदर है, पीछे एप्पल का लोगो बना हुआ है, लाइट जलती है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उस दिन ध्यान गया सिर्फ और सिर्फ आई मूवी पे, उस दिन ध्यान गया सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पे, क्योंकि ढूंढ आप ऐसा ही कुछ रहते हैं। क्योंकि मनस्थिति वैसी बनाने के आगे अग्रसर हो रहा था कि मुझे ये चीज करनी है, तो वही चीजें सामने आने लगी, दिखने लगी। पैसों को आकर्षित करने के लिए क्या, किस तरह का मनस्थिति बनाया जाए? देखो सर, लोगों का सवाल होता है बहुत कॉमनली है। हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा, और मेरे पास भी हमारे इवेंट, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इवेंट होता है, आप यकीन नहीं मानोगे 90% लोग उसमें आकर के सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि सर मैं पैसा कैसे आकर्षित करूं। तो एक्चुअल में जो हमारा इवेंट होता है उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता नहीं हूं। मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि आपको कुछ अट्रैक्ट करना है, मैं इसका बिल्कुल उल्टा करता हूं। वो कैसे? जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो भी मैंने आपके साथ एनर्जी के बारे में काफी चर्चा की थी, काफी डिस्कस हुआ था, और हमने वाटर बॉटल के साथ ही शायद मैंने आपको बताया था कि हर चीज एक एनर्जी है। ये भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूं। हमारे योगी सदियों पहले से ये बात बोल करके आए कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पूरा ब्रह्मांड है वही ये पिंड है, मतलब हम सब वही एनर्जी से मिलकर के बने हैं, वही पंचमहाभूत से मिलकर के बने हैं, पंचमहाभूत में विलीन हो जाते हैं। जो मिट्टी की थी मिट्टी में चली जाती है, जो अग्नि थी अग्नि ले जाती है, जो वायु में थी वो वायु में विलीन हो जाती है। लेकिन साइंस आज डिस्कवर कर रही है, हमको न्यूटन बता रहे हैं, हमको आइंस्टीन बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप नया कुछ नहीं बना, सब चीजें ट्रांसफॉर्म, एक रूप से दूसरे प्रारूप में बदल रही हैं। तो मैं कहता हूं भैया, अगर सब कुछ एनर्जी है तो तुम्हें अट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है? क्या चीजें तुम्हारे पास नहीं अट्रैक्ट होकर आ सकती? आपने भी, आप जिंदगी में आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हो, आपने भी बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपके भाव अच्छे होने के कारण आपको कोई चीज नहीं भी चाहिए, या आपने अट्रैक्ट करने का नहीं भी सोचा होगा, लेकिन वो इंसान, वो परिस्थिति, वो पैसा, वो दौलत, वो सिचुएशन, वो खुद आपके पास चल के आए होंगे। कैसे आए? आपने तो कभी उस पर्सन का नाम, लोग बोलते हैं यार फलाना पर्सन, फलाना पैसा, 1 करोड़। मैं कहता हूं अपने भाव को बदलो, करोड़ छोड़ो, आप तो बड़ा छोटा सोच रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें आपके पास आने को तैयार हैं। क्योंकि जब सब कुछ एनर्जी है तो जरूरी थोड़ा आप ही ऐसी एनर्जी हो जिसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप अपने भाव को बदलो, चीजें भी आपकी तरफ आकर्षित होकर के आएंगी, पैसा आपकी तरफ आएगा। तो जहां पर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं ना कि मुझे ही चीजों को अट्रैक्ट करना है, वहां पर एक डेस्परेशन है, एंड डेस्परेशन बहुत नेगेटिव एनर्जी है सर। डेस्परेशन में लैक का, कमी का भाव है। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 करोड़ कमाना, 1 करोड़ कमाना है, तो सबसे पहले दिमाग में डेस्परेशन, लैक आता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है भैया,
मैं अभी गरीब हूं, मैं अभी कंगाल हूं, तभी तो मुझे कमाना है। हम्म। तो मैं डेस्परेशन वाली फीलिंग में क्यों जाऊं? तो क्या फर्क है डेस्परेशन और किसी को आकर्षित करने वाली फीलिंग में? डेस्परेशन का मतलब है कि मुझे ये बड़ी ही एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक होती है भूख, एक होती है हवस। हम्म। हम्म। हाँ। हवस मिटती नहीं है, भूख मिट जाती है, क्योंकि भूख में शांति है और आपको एक संतोष है कि इसके बाद भी मैं बिल्कुल रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन हवस में ऐसा नहीं है, आप वो पूरा करने के बाद भी दिमाग जो है सारा टाइम उसी हवस वाली चीज में ही दौड़ता रहता है। तो जब आप डेस्परेट हो ना किसी चीज के लिए, तो बैक ऑफ आवर माइंड, आपका माइंड आपको ये, आपको नहीं पता चल रहा, कॉन्शियसली आपको चल रहा है मैं वाह भाई मैं वाह अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन हर एक चीज आपको सिग्नल दे रही है कि अभी तेरे पास ये नहीं है, लैक की, कमी की फीलिंग आ रही है। डेस्परेट हो आप बहुत ज्यादा उसके लिए, और उस डेस्परेशन में ना आप कभी भी उसका जो प्रोसेस है उस पर आपकी नजर नहीं जाएगी। मुझे यूट्यूब पर मान लो एक अच्छा चैनल बनाना है और मेरा आउटकम ये है कि मैं भी सागर जी की तरह, मेरे भी 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो, मैं भी बढ़िया। उस डेस्परेशन में ना मैं 4 मिलियन को तो देखता रहूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए डेस्परेट हूं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा उस पर मेरी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी सारी की सारी एनर्जी उस 4 मिलियन को देखने में लगी है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि सागर सिन्हा, सागर अंबानी तो नहीं हो आप, सागर सिन्हा, सागर सिन्हा किस बैकग्राउंड से उठ के आ रहे हैं, किस स्ट्रगल से उठ के आ रहे हैं। इनके पास गोल्डन स्पून नहीं था, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं, सागर सिन्हा 4 मिलियन, बड़ी गाड़ी, क्या मोबाइल, क्या स्टूडियो, क्या। मेरी पूरी डेस्परेशन ने मुझे सिर्फ उसी जगह पर केंद्रित कर, 3 मिलियन 2 मिलियन सागर जी के एक एक शॉट सागर जी डालते हैं, मैं भी ऐसा शॉट। आपके पास वो चीज कभी नहीं आ सकती, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आउटकम को देख रहे हो। सागर जी के उस प्रोसेस को देखो ना। सागर जी जब एक रील के अंदर ये बात बोलते हैं कि भैया जिसको ज्यादा वक्त दोगे वो कदर नहीं करेगा, और जिसकी कदर करोगे वो वक्त नहीं देगा, तो ये सागर जी ने जिया हुआ है। समझ रहे हो? सागर जी ने ये चीजें ये इसके प्रोसेस को जिया हुआ है। हमने रील सुन ली, मैं भी वो रील, अब वही रील कोई और कॉपी करके बनाएगा, क्या वो भी 5 मिलियन जाएगा व्यू? भाव नहीं है सर। वो भाव कब आएगा? जब मेरे पास डेस्परेशन नहीं होगा, मुझे इस काम से मोहब्बत होगी, और वो मोहब्बत में एक सरेंडर का भाव आता है। मान लो मुझे एक YouTube का चैनल बनाना है, मैं चाहता हूं कि मेरी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे, मैं लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला पाऊं। एक तो ये भाव है, एक ये भाव है कि मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर में मेरा फोकस 2 मिलियन पे है, और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने में मेरा फोकस सिर्फ अच्छी बातें पहुंचाने में है। तो मैं जो कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे मिल गया सर। आप ये वीडियो को नहीं डालो, नहीं अपलोड करो, नहीं जाए, मुझे मिल गया आपसे बात करके, आनंद आ गया, क्या नहीं आया? क्या मुझे ये भाव है कि आप ये वीडियो कितने मिलियन टच करेगा, कितना व्यू आएगा? नहीं। 2 लोगों ने भी सुना, उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया, बहुत काफी है, बहुत बढ़िया है। एक इंसान की जिंदगी में भी इंपैक्ट आया, काफी है, बहुत बढ़िया है। तो हमें ये काम करके मजा आ रहा है सर। हम यहां बैठे हैं, हमारी एनर्जीज बड़ी हाई है। क्या आपके माइंड में ये है किस डेट को डालना है, कब होगा, कितने मिलियन व्यूज, क्या है माइंड में? नहीं। क्या मेरे माइंड में ये हो सकता है कि हम इसके बारे में चर्चा करें? मैं तो सीख रहा हूं आपसे। हमारे पास डेस्परेशन ही नहीं है सर। और लग सकता है कि बड़ा आसान है बोलना, भैया आज तुम वहां पहुंच चुके हो। अरे नहीं, ये शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जब आप पहुंचे नहीं हो, यहां से बदलना पड़ेगा। तो डेस्परेट नहीं होना। हाँ, आपको गोल जरूर सेट करना है, लेकिन अगर आप गोल के साथ अड़े रहे तो याद रखना श्री कृष्ण की वही बात कि आपको, श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। लेकिन अगर मैं 4 मिलियन 2 मिलियन कितने व्यूज क्या चीज ये सोच रहा हूं, तो मैं फल की चिंता के साथ ही अटैच हूं, मेरा कर्म के साथ तो अटैचमेंट ही नहीं है। जबकि हम जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि यार फल की इच्छा नहीं करनी है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं चिंता नहीं करनी फल की। क्योंकि अगर आप फल की चिंता करते रहोगे तो आप उसी के साथ अटैच रहोगे, और आप ये जो प्रोसेस है इसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन मिलेगा तब जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। हम सब डेस्परेशन में आके उस एंड रिजल्ट के साथ जुड़ जाते हैं, उस प्रोसेस को भूल जाते हैं। काम करने में मजा नहीं आ रहा। एक बंदा बोल रहा है यार 1 करोड़ रुपया कमाना है, लेकिन वो जब काम, अरे जल्दी करो ना यार, पता नहीं कितनी देर बिठा के रखते हो, अरे 2 घंटे हो गए यार तुम्हारा शूटिंग, क्या कर रहे हो यार, क्या। उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि एंड में क्या मिल जाए। क्या मिलेगा? अरे नहीं यार, ये बात करते करते आनंद आ रहा है, हाँ मजा आया बात की, क्या इसमें एनर्जीज नहीं है? इसमें एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे आप 2 घंटे छोड़ो, आप सारी रात बिठा कर रखो, आप सारी रात भजन करेंगे, हवन करेंगे, लगे रहेंगे, गाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आनंद है। तो मुझे लगता है जब आप प्रोसेस के साथ अटैच होते हो तो डेस्परेशन नहीं होता।
हम लोग का एक इवेंट होता है हील योर सोल करके, हम लोगों को ना वहां मसूरी ले जाते हैं, वादियों में, पहाड़ों में, हिमालयाज की गोद में ले जाते हैं। अब या किसी ने जाना गोवा, मुझे घूमने के लिए जाना है गोवा 2 महीने बाद, वो पूरी 2 महीने की एनर्जी उस गोवा के एक प्रोसेस में लगा दे, तो सर कितने दिन एंजॉय कर पाएगा? जितने दिन गोवा में है, 2 दिन 3 दिन। लेकिन अगर वो उसकी पूरी जर्नी को जीने लग जाए, आज मैंने कपड़े खरीदे नए, आज मैंने एक बॉक्सर, एक शॉर्ट खरीदा जिस पे लिखा आई लव गोवा, अरे वाह, इसको सूटकेस में रखा। अगले दिन बच्चों को बोला कि यार ये भी चीज ले लेना। तीसरे दिन मैं जाने लगा, बाय रोड ट्रेवल किया, मैं मसूरी जा रहा हूँ, वादियां, अरे झरना क्या बढ़िया आया। तो मुझे सिर्फ इस चीज से अटैचमेंट नहीं है कि 3 दिन मसूरी में या 3 दिन गोवा में बिताऊंगा तो बढ़िया। लोग तो यही कर रहे हैं, 1 करोड़ आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, गोवा घूमने जाएंगे तो खुश होंगे। अरे खुश हो जाओ, गोवा अपने आप बुला लेगा आपको, यही गोवा हो जाएगा, यही मसूरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस मनस्थिति के साथ गए, 2 दिन तो आप खुश होगे, वापस जिंदगी में क्या फिर नया टारगेट सेट करोगे, फिर कुछ और ढूंढोगे। गोल सेट करना गलत नहीं है, लेकिन गोल के साथ उसका जो प्रोसेस है उसे भूल जाना, उसको आनंदमय होकर के जीना। कि आज ये शॉर्ट्स खरीदे गोवा, अरे यार ये भी बहुत बढ़िया, उस दिन ये करना बहुत बढ़िया, और गोवा से आने के बाद भी अरे वाह क्या आनंद था। ये नहीं कि गोवा वहां तो बढ़िया था, अरे यहाँ तो गर्मी बड़ी, दिल्ली का टेम्परेचर बड़ा, ये तो क्या, अरे आनंदमय, उसी विजुअलाइजेशन में रहो कि क्या बढ़िया आनंद था क्या। तो जो काम आप कर रहे हो उसके प्रोसेस से आनंद लेना, उसके साथ अटैच होना, मुझे लगता है ये जितनी चाहो उतनी अबंडेंट एनर्जीज को, पैसे को, लोगों को, परिस्थितियों को, सब चीजों को आपकी जिंदगी में लेकर के आता है, और वो खुद आपके पास अट्रैक्ट होकर के आती है। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखना सर, कभी भी। मुझे एक बात बताओ, आपके यहां पर मुझे कोई चींटी नहीं दिख रही है, कोई वो चींटा नहीं दिख रहा है, मकोड़ा उसको हम बोलते हैं, कोई कीड़ी, कोई ऐसा एंट, कोई कुछ नहीं दिख रहा है आपके पूरे यहां पर। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना सर, एक गुड़ की डली गिरा दो, आ जाएंगे सब। आपने तो, गुड़ ने तो कोई हेलो माइक टेस्टिंग की नहीं कि हेलो मैं गिर चुका हूं, आओ मेरे पास, कोई ऐसा किया क्या? नहीं। चींटी अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी की चीज उसको मिल गई है, उसको सेंसेस, वो अपनी सेंसेस से देख लेगी। अरे 50 मीटर दूर, 1-2 घर दूर भी कुछ गिरा होगा ना, वहां पे भी चींटियां आ जाएंगी आसपास की, जो कहीं छुपी कहीं भी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप चीजों को आकर्षित करते हो, आप भी करते हो, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस प्योर हो जाए, आप उस हायर लेवल पर चले जाओ, तो चीजें, लोग, परिस्थितियां सब आपकी जिंदगी में आने लगते हैं धीरे धीरे करके। सिर्फ जरूरी इतना है कि आप अपने भाव को बदलो, अपनी मनस्थिति को बदलो, जिससे कि आप देखोगे कि पूरा यूनिवर्स आपके पास उन सब चीजों को लेकर के आएगा जो आप अपनी जिंदगी के सपने में भी नहीं सोच सकते हो। मतलब ये भी नहीं सोच सकते हो, मैं आज ये भी नहीं सोच सकता हूं कि एक जन्म में भी ये हो सकता है क्या, जो मेरे साथ हुआ। मुझे तो तब लगता था कि इसके लिए तो 5, 7, 10 जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी आज मुझे लगता है ये एक ही जन्म में हो रहा है क्या, एक ही जन्म में कहां से कहां आया हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाव बदलने से, आपकी मनस्थिति बदलने से, आपके विचार बदलने से, आपकी फीलिंग्स बदलने से। एक बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर वेन डायर की, पावर ऑफ इंटेंशंस, की नीयत बदल लो सब बदल जाता है। ओके। नीयत बदलने से नियति बदल जाती है, कि आपने नीयत बदली, आप देखोगे जैसे ही आपके भाव बदले, सब चीजें उसी तरह से अलाइन होकर आपके पास आने लगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम डेस्परेशन के भाव में जाएं कि मुझे ही सब चीजों को अट्रैक्ट, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, अरे नहीं, उस पाने के लिए करना क्या पड़ेगा वो करने लग जाओ, समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, आप देखो चीजें अपने आप आपके पास आने लगेंगी। और अगर आपको लगता है वो फिजिकली नहीं हो पा रही, तो उनको यहां करना शुरू कर दो, क्योंकि ये भी कर्म ही है। यूनिवर्स को, यूनिवर्सल एनर्जीज को, आपके माइंड को ये पता नहीं चलता है कि आप कहां से इमेजिन कर रहे हो या क्या रियल में हो रहा है। एक शायर का शेर अक्सर मैं बोलता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं, आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी शायर का कहने का मतलब है कि बच्चे को हंसा दिया तो ये भी खुदा की इबादत हो गई, खुदा की इबादत जैसा हो गया ये, इतना बढ़िया काम। क्योंकि वो जान रहा है कि खुदा सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में नहीं बैठा है, वो तो आपकी वाइब्रेशंस को स्टडी। तो आपने एक अच्छा काम किया है, तो वो भी उस तक पहुंचा है। वो नहीं चाह रहा कि मेरे दरवाजे पर आकर मत्था टेकोगे तो ही बात बनेगी। कह रहा है कि आज एक बच्चे को क्यों ना हंसाया जाए, खुदा की इबादत करनी है तो वो भी इबादत जैसा हो गया। तो यानी कि आपने अपने जो एक्ट आप कर रहे हो, आपने उसको बदला, तो सारा यूनिवर्स उसी तरह से आपके साथ काम करने लगता है, सब बदलने लगता है। तो चीजों को डेस्परेट एनर्जी मत दो, बल्कि आप उस हायर स्टेट में आ जाओ कि मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूं, तो बाकी सब चीजें आपकी तरफ उड़कर आने लगती हैं सर।
तो काम को करते हुए एक डर का भी भाव होता है, पूरा ना हुआ तो, नहीं हासिल कर पाए तो, नहीं पहुंच पाए तो, क्या इसको कैसे कॉन्कर किया जाए? सर ये फिर से वही बात है कि जो हम नहीं पहुंच पाए वो कहाँ नहीं पहुंच पाए, वो गोवा नहीं पहुंच पाए। मान लो पर आप पहुंचने की बात ही नहीं कर रहे। मुझे मसूरी जाना है, मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे मसूरी जाना, एक बार में बात खत्म हो गई ना। अब क्या मुझे रोज रोज वो टारगेट सेट करना है? नहीं, मुझे तो मसूरी जाना है, मैंने ये प्लान बना लिया। अब अगर किसी कारणवश मैं मसूरी नहीं भी पहुंच पा रहा हूं, तो आप यकीन मानो कि उस रास्ते में जो झरने आ रहे हैं ना, वो मुझे उतना ही आनंदित कर रहे हैं जितना मुझे मसूरी करता। क्योंकि हो सकता है किसी लैंडस्लाइड के कारण, किसी बारिश के मौसम के कारण या किसी और कारण पे मैं किसी जगह पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं 2 दिन बाद वापस आ गया, तो हो सकता है मेरा प्लान हो गॉड का कि यार अब इसको ना सिंगापुर भेजते हैं, अब इसको स्विट्जरलैंड भेजते हैं, अब इसको यहां भेजते हैं, और आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है बंद हो रही है, एक्चुअल में वो आपको सही दिशा में लाना चाह रही है। हमें लगता है ना कि ये दरवाजा बंद हो गया, एक्चुअल में वो बंद नहीं हुआ है, वो आपको किसी और तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही है कि भैया अब इस चीज की जरूरत है, यहां पर नहीं बनेगी अभी तो इसके वेदर को एंजॉय कर लो, अभी तो ये झरने को देख लो, जब वापस आओगे तो भी परेशान मत हो कि तुम मसूरी नहीं पहुंचे, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, तो उसका जो प्लान है वो आपके लिए बिल्कुल सही था, अगर आपके भाव सही थे तो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं मसूरी, मेरा ये टारगेट था, मैं ये कर ही नहीं पाया, मैंने 1 करोड़ कमाने थे, मैं कर ही नहीं पाया, आप यकीन मानो आप 100 के लिए बने थे, हो सकता है आप एक सोच रहे थे, ऊपर वाले ने कहा कहां छोटे चक्कर में पड़ा हुआ है यार, यहां से निकल के यहां आ। और आप देखोगे जब हम ऐसा हमारे साथ होता है ना, कोई रोड ब्लॉक आता है हमारे पास, डर होता है कि यार ये ना हो, ये कैसे, ये मैं यहां तक नहीं पहुंचा, रोड ब्लॉक आ रहा है, तो वो एक्चुअल में रोड ब्लॉक नहीं है, वो आपका रास्ता बदलना चाह रहा है यूनिवर्स, आपको किसी दूसरी दिशा में लेकर के आना चाह रहा है। समझ रहे हो कि आप गलत जगह जा रहे थे, आपके भाव प्योर थे, लेकिन फिर भी किसी चेतना के कारण आप गलत जगह पर जा रहे थे। वो कह रहा है कि तुम इसके लिए नहीं बने थे, तुम किसी और बड़ी चीज के लिए बने हो, किसी बड़े कार्य के लिए बने हुए, घूम करके वापस आओ भैया, यहां से यहां जुड़ो। तो यही होता है। तो अगर मुझे डर है तो डर किस चीज का है कि मैं मसूरी नहीं पहुंचा, लेकिन अगर मैं उसके रास्ते को एंजॉय कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। और ये डर तो तब तक बना रहेगा जब आगा दौड़ पीछा छोड़ होता रहेगा। यानी जो मेरे पास प्रेजेंट में है, मैं उसको एंजॉय ना करके मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि कल को मुझे क्या मिल जाएगा। और मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बात बोलता हूं, मैंने कहा बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी मत बेच देना, बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी मत बेच देना। अक्सर लोग यही कर रहे हैं कि बुढ़ापा खरीदेंगे, पूरी जवानी बेच दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि हम कल को ये करेंगे, उसके लिए हम अपना आज पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर। मैं कल को ये जीव, अरे किसको पता है, किसको पता है। और उसके चक्कर में हम पता क्या कर रहे हैं, मैं कल ये चीज अचीव करूंगा, उसके चक्कर में आज मैं अपनी मेंटल हेल्थ का बैंड बजा सकता हूं, क्योंकि कल को मुझे बहुत पैसा चाहिए। जो मैं कल को 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, उसके लिए मैं अपनी फिजिकल हेल्थ का बैंड बजाने को भी तैयार हूं। जिस कल की कोई श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं, इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने आज का बैंड बजा रहे हो, इस चक्कर में तो बिल्कुल श्योरिटी नहीं है। अगर आज को जी रहे हो फिर पूरी श्योरिटी है, क्योंकि आपके भाव, आप एंजॉय कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं इतना काम करूंगा, मैं 16 18 घंटे काम, आपका मन उसमें नहीं लग रहा, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूं। अरे कौन सा फ्यूचर, आज जो जिंदगी यूथफुलनेस आपके पास है उसको तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं करना है, मैं कह रहा हूं कि एक बैलेंस, कि आप अपने काम को भी चेरिश कर रहे हो, उसको भी एंजॉय कर रहे हो, और साथ ही आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो, साथ ही आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो। कब जाके ढूंढोगे कि कब मिलेगा ये। एक कहता है यार आज तो गुलाब जामुन खाने का टाइम नहीं है, अभी तो मैं 2 पैसे जोड़ लूं कि गुलाब जामुन मैं कमा सकूं, कल को जब 60 का हो जाऊंगा तो गुलाब जामुन खाऊंगा। अरे तब पता लगता है कि डायबिटीज हो गया, आप खा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए कई बार हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हमसे पूछते हैं, सर ये जो आप हील योर सोल करते हो, पहाड़ों में क्यों ले जाते हो, मतलब वादियों में, हिमालय पे क्यों चढ़ाते हो। मैंने कहा जब तक जवान हो पहाड़ चढ़ सकते हो, चढ़ लो, गोवा तो 60 की उम्र में भी चले जाओगे बीच पे घूमने में कौन सा चाहिए कुछ, जवान हो तो पहाड़ चढ़ लो, बढ़िया मस्त ले लो मजा। तो आज के मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश करना उतना ही जरूरी है जितना कि फ्यूचर के बारे में हमको चिंता करना, या फ्यूचर के बारे में सोचना, या कल को क्या होगा। और आप देखोगे अगर पूरी एनर्जी सिर्फ फ्यूचर को दी तो ना तो फ्यूचर बढ़िया होगा, और प्रेजेंट को तो हम खराब कर ही रहे हैं। इस बार आपके पहाड़ों में भी चलूंगा। अरे वाह क्या बात है।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम भी हमारा कुछ ऐसा विचार बना हाँ, था, लेकिन हाँ, हम चल नहीं पाए थे। हाँ। हमारा लास्ट में कुछ वो इवेंट में कुछ वो था, लेकिन जरूर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और 4 दिन तक सागर जी लोग हमारे साथ वहां बंद, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है वहां पर कि सब के सब लोग प्रेजेंट में। हम्म, और 4 दिन बाद लोगों को ये लगता है, और जो लास्ट डे होता है ना हमारा, मतलब मैं सब लोगों को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता हूँ कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज से नया आपकी बर जिंदगी एक हम्म, एक नई दिशा लेगी। आज से जीवन की एक्चुअल में शुरुआत हुई है, नया बर्थ हुआ है। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना चेंज वहां पर आ जाता है लोगों के माइंड में, क्योंकि एक तो वादियां, एक हमारे लोकेश जी एक ऐसे वातावरण में वहां पर ले जाते हैं कि वो जगह ही ऐसी है कि कुछ जगह की अपनी एनर्जीज हाँ, होती हैं, एनर्जीज इतनी शानदार। ऊपर से वो धीरे धीरे जितना पहाड़ों के नजदीक जाओ उतना मुझे ऐसा लगता है कि महादेव के करीब पहुंचते जा रहे हैं कहीं ना हम्म, कहीं। तो वो जो एनर्जीज हैं वो इतनी पावरफुल, इतनी प्योर, इतनी पायस होती हैं वहां पर। और जो हमारी प्रोग्रामिंग 4 दिन तक लोग बिल्कुल कथारसिस कर रहे हैं, लोग पूरा प्रेजेंट मोमेंट में। जो इंसान कहता है कि जी मैं 20 मिनट कमर सीधी करके बैठ नहीं सकता हूं, वो 4-4 घंटे ऐसे बैठा रहता है। ओके। वो खुद से हैरान, वो कहता है यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। वो 4 दिन में ऐसा हो जाता है? 4 दिन के अंदर हो तो सर चीजें तो यूं बदली जा सकती हैं अगर आप अपने भाव को बदल लो। आपकी इंटेंसिटी कितनी है उसको बदलने की, कितनी शिद्दत से आप उस चीज को चाहते हो, वो यूं बदला। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने 1 मिनट में नहीं बदला। उसने कहा कि मैं तो बस ये डिसीजन लूंगा कि मैं अपने अंदर विजुअलाइज करूंगा, मैं अपने वर्टेब्रेज को, अपने मणकों को, रीढ़ की हड्डी को अपने विजुअलाइजेशन में जोड़ूंगा। मैं तो ये देखूंगा ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, खेल रहा हूं, इवेंट कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, मेरे साथ कौन कौन लोग। 3 हफ्ते के अंदर वो चमत्कार है। आप कहोगे नहीं जी ये तो ऐसे, आप ऐसे सैकड़ों हजारों लोग देख लोगे। कैसे हो जाता है? सिर्फ यहां से चीजें बदलने में। और उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा सॉलिड है, कितनी पावर है उस थॉट में, उस फीलिंग में कितनी पावर है। यहां पर एक गड्ढा खोदना हो, मैं 4 लोगों को फावड़ा देकर के बोलूं कि भैया इस गड्ढे को 100 फीट गहरा खोद दो, कितनी देर लगेगी सर? मतलब एक टाइम लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे लगेंगे। एक जेसीबी बुला के लाऊं तो तुरंत खोद देगा। इंटेंसिटी स्ट्रांग हो गई ना सर। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि ये काम 10 घंटे का ही है या ये काम 5 मिनट का ही है। अब हो सकता है जेसीबी जितनी देर में वहां पर गड्ढा कर दे रही है उससे भी कम देर में कोई एक उल्का पिंड गिरे और वो आर पार ही निकल जाए, फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड में खुद गया गड्ढा। इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, आपकी इंटेंसिटी कितनी दे रहे हो। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हो, तो वहां पर जब लोग पहाड़ों में हमारे साथ 4 दिन बंद होते हैं ना, मैं तो बोलता हूं, पहले तो मैं ये बोलता हूं कैद हो जाओगे भैया मेरे साथ, बंद हो जाओगे कहीं। और पहले दिन क्या होता है, लोग बोलते अच्छा सर यहाँ पर सुना है एक कैंपटी फॉल भी है, एक भट्टा फॉल भी है सर, यहाँ पर सुना है कोई जॉर्ज एवरेस्ट करके कोई जगह, हाँ सर वहां घूमने जाएंगे। हम अपने प्लान में लिखते हैं साइट सीइंग। दूसरे दिन मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आज क्या प्लान है, किसी को बाहर जाना है? बोलते हैं सर नहीं, किसी को नहीं जाना। किसी को नहीं जाना। क्यों? पहले दिन क्या होता है हमारा जो, क्योंकि हमको रूम्स लिमिटेड मिलते हैं, पार्टिसिपेंट्स को हम ज्यादा ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पास ना ट्रिपल शेयरिंग ऑक्यूपेंसी होती है कि एक 1 BR होता है, उस 1 BR में 2 रूम है, एक में डबल बेड लगा हुआ है और एक में सोफा कम बेड लगा हुआ है। तो 2 लोग डबल बेड पर सो गए और एक इंसान सोफा कम बेड पर सो गया। तो वो जो इंसान वहां आता है ना उसको लगता है यार मैं 40-50-60 हजार रुपए दे रहा हूँ सर, ये मैं शेयरिंग, सर ये शेयरिंग कैसे सर, मेरे को कोई सिंगल रूम, कोई मेरे को ऐसा कोई, अब हमारे पास लिमिटेड जगह है, लिमिटेड लोग हैं, तो हमको अकोमोडेट करना होता है। हालांकि वो इतना शानदार है कि आपको वो फील ही ऐसी नहीं आती है कि, लेकिन पहले दिन एक इंसान को सर कोई सिंगल बेड सर, मेरे को भी अलग से कुछ। तीसरे दिन चित्रे जी हम गलत तो नहीं हूं, एक हमारे पास हॉल है जहां पर हम मेडिटेशन और सब वो करते हैं। तीसरे दिन मैंने उन सबको बोला कि अब ठीक है जी अब खत्म होगा, अब रूम में चलते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स मिलके आकर पता क्या बोल रहे हैं सर इनके पास गद्दे हैं तो मंगवा लो, सब के सब यहीं बैठते हैं, सब यहीं सोते हैं। तो पहले दिन जो भाव है सर मुझे अलग कर दो, वो कह रहा है सर इनके साथ रहने दो, ये सब लोग जो हैं यहीं सर, यहीं गद्दे बुला लो, यहीं नीचे बिछाओ और यहीं सो जाते हैं, सारी रात हवन करेंगे, सब रात विजुअलाइजेशन करेंगे और फिर यहां सो जाएंगे। भाव बदल गया लोगों के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, कैसे लोग हैं, कैसी वाइब्रेशंस हैं, देख रहे हैं क्या एनर्जीज हाई हो रखी है हमारी, क्या दिमाग। कई लोग तो बोलते हैं सर यहाँ 4 दिन मैं आया हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं काम करने के, ये पहले क्यों नहीं आ रहे थे? वही बात है कि किसी को अर्जुन की आंख दिख रही है और किसी को येलो कलर का बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा आम दिख रहा है। जो भूखा है उसको आम दिख रहा है, जो वो निशाने का भूखा है उसको चिड़िया की आंख दिख रही है। तो वहां सब लोग जब एक ही एनर्जी वाले मिलते हैं ना सागर जी, तो मनस्थिति बदल जाती है।
क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस भी होती है मनस्थिति बदलने की, हाँ, लोग अपने मनस्थिति घर में कर पाए या खुद हाँ, कर पाएं? मनस्थिति बदलने के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस तो ये करनी पड़ेगी कि आपको सरेंडर का भाव लेकर के आना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई तो सुप्रीम बीइंग है, कोई तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। उसको आप जो मर्जी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, बुद्धा, जीसस, जो आपकी इच्छा हो। मैं उसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलता हूं, मैं उसको कायनात बोलता हूं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। ये इंसान के अंदर वो चीज डेवलप कर देती है जो उसको चाहिए होती है। कभी आप हमारे साथ पहाड़ों पर चलोगे, आप वैसे भी जाते रहते होगे, आप पहाड़ों पर देखोगे, डॉग्स देखे हमने पहाड़ों के? नोटिस नहीं किया। अब जाके नोटिस करना। आप पहाड़ों के डॉग्स देखोगे ना, उनके शरीर पर फर होता है, बहुत ज्यादा बाल होते हैं, ढके होते हैं वो बहुत ज्यादा। क्यों भैया? ठंड। क्योंकि ठंड के कारण धीरे धीरे उनके जेनेटिक सिस्टम ने वो चीज डेवलप कर ली कि उनके शरीर को ठंड ना लगे, इसलिए धीरे धीरे बाल वो शरीर के ऊपर आ गए, वो फर शरीर के ऊपर डेवलप हो गया। यहां के जो डॉग्स हैं उनके ऊपर तो नहीं है वो, वहां के क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने धीरे धीरे उनके अंदर ये चीज डेवलप करते गए, उनके अंदर ये चीज आती गई, वो डेवलप कर ली। ठीक वैसे ही जब हम यहां से अपने आप को बदलते हैं तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस तो ये बोलती है सिर्फ जो हुक्म है मेरे आका। उसके पास तो एक ही, जो हुक्म है मेरे आका, जो हुक्म, आप जो कह रहे हो वो ठीक है बिल्कुल। अगर आपको, मैं पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट, यू आर ऑल्सो राइट। ये भी सही है। आपको लगता है आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। लगता नहीं कर सकता, बिल्कुल मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। आपको लगना चाहिए सबसे। तो सबसे पहले एक सरेंडर का भाव, एक कन्विक्शन, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा पर, मैं उसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलता हूं। मुझे उसमें इतना बिलीफ है क्योंकि मैंने उस बिलीफ से लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखा है, अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए। सरेंडर, जब आप सरेंडर कर देते हो ना सर, कल ही हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, कुछ बात हो रही थी, और वहां पर आप देखो, जो अंगद था, मतलब अंगद एक रामायण का एक बहुत अहम पार्ट था, लेकिन आप देखोगे कल चित्रेश जी के साथ कितनी खूबसूरत चर्चा हो रही थी कि वो जो है वो राम जी के एक कैटेगरी के लोगों में नहीं आता था। हाँ। मतलब वो हनुमान जी वाले पोजीशन पर नहीं है, वो सुग्रीव नहीं है, वो बाली नहीं, वो सुग्रीव नहीं है, वो मतलब वो जामवंत नहीं है, वो फ्रंट उसमें नहीं आता था, लेकिन वो दूत बना के उसको भेजते हैं कि तुम जो है रावण के पास जाओ, और वो रावण की भरी सेना में अपना पांव गाड़ देता है, और वो कहता है कि अगर इस पांव को भी हिला लिया तो समझो युद्ध नहीं होगा, तो समझो श्री राम हार गए। अंगद के पांव को अगर तुम्हारे किसी भी शूरवीर ने हिला दिया, यानी एक छोटा सा सैनिक, वो कह रहा है भैया, वो जानता नहीं रावण और इंद्रजीत और पता नहीं कैसे कैसे क्या अक्षय कुमार जैसे पावरफुल लोग, वो कह रहा है कि पैर हिला दिया तो खत्म, समझो युद्ध, तुम जीत गए। ये तुम्हारे, जो तुम्हारे पास है तुम्हारा, हम वहां से वापस। एक छोटा सा बंदा बात बोल रहा है, कहां से बोल रहा है? उसको बिलीव है अपने श्री राम पर। उसको पता है ये पैर तो ये छू भी नहीं पाएंगे, और वो बड़े से बड़े महारथी आते हैं और वो अंगद का पांव नहीं हिला पाते हैं। वो लोग जिन्होंने राहु केतु को अपने पंजे से बांधा हुआ है, वो लोग उसका पांव नहीं हिला पाते हैं। बिलीफ सबसे पहला। अगर मेरा बिलीफ स्ट्रांग है कि हां मैं सरेंडर करता हूं, कोई ना कोई तो डिवाइन इंटेलिजेंस है जो मेरा बुरा नहीं चाहती है, ना मेरा अच्छा चाहती है, वो तो जो मैं चाह रहा हूं उस पर बोलती है जो हुक्म मेरे आका। ना बुरा चाहती है ना अच्छा चाहती है, वो तो जो हम चाहते हैं उसको अप्रूव करती है सर। अगर मैं कहूं कि हमने ना कई बार कई चीजें ऐसी बच्चे को सिखाने के लिए ना, हमको उसको डर देना पड़ता है कि बेटा ये रोटी खा ले, नहीं तो बाबा आ जाएगा उठा के ले जाएगा। करते कि नहीं? बेटा ये कर लो, नहीं तो मैडम ऐसे। करते कि नहीं? ये ना थोड़ी सी अज्ञानतावश, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो समझ नहीं पाता। हमने कई चीजें ऐसी बनाई कि ये नहीं करोगे तो भगवान दंड देंगे, ये काम नहीं करोगे तो खुदा ऐसे कर देगा, ये नहीं करोगे, ये व्रत नहीं रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, इस टाइम पर ये कर दिया तो भगवान कुंठित तो नाराज हो जाएंगे। ये बच्चे को, बालक को समझाने के लिए, क्योंकि उसको और कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको एक छोटा सा डर दिया जाता था। ऐसे ही हमको भी दिया गया, लेकिन उसके पीछे मंशा डराने की नहीं थी। उसके पीछे ये था, भैया ये काम कर ले, रोटी खा ले, तेरे लिए जरूरी है, नहीं खाएगा तो बाबा उठा के ले जाएगा। हमको भी उतनी बुद्धि विकसित नहीं थी। हमको अच्छे कि ये वाला काम नहीं करोगे ना तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे भैया, अगर कोई नाराज होने के लिए बैठा है तो वो भगवान थोड़ा है। वो भगवान कैसा जो नाराज होने के लिए बैठा है? वो फूफा है। वो तो फूफा है, वो तो जीजा है।
वो भगवान थोड़ा हुआ। हम्म। तो भगवान आपके लिए कभी आपसे नाराज होने के लिए नहीं बैठे हैं। वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस तो सिर्फ ये बोल रही है भैया जो तुम चाह रहे हो मैं भी वही चाह रहा हूं, तुम जैसा चाह रहे हो मैं भी वैसा चाह रहा हूं। क्योंकि हर एक के लिए खाता लगाना, कापी लगाना कि सागर जी ने क्या अच्छा किया, लिखो लिखो लिखो, इसने बुरा, अरे लिखो इसका बुरा बुरा लिख दो इसको, कितने रजिस्टर लगाने पड़ेंगे भैया। वो तो कह रहे हैं भैया एल्गोरिथम है, जो करते जाओगे पाते जाओगे। हमारे यहाँ कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क भरे तुम्हारे डेटा से, 5 मिनट पहले कुछ कर रहे हो, 5 मिनट बाद कुछ कर रहे हो। कितने लोगों का भरे, और कितने प्लैनेट्स का भरे, और कितनी गैलेक्सीज का भरे, कितने यूनिवर्सेस का भरे, किस किस का डेटा भरे, नहीं भरे। अरे तुम जैसा कर रहे हो, तुम्हारे ही हाथ में दिया हुआ है कमान। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो उसके जो सेम वही वाइब्रेशन जो यूनिवर्स में वही आपके पास है भैया। सिर्फ आप जो बोलते हो वो उसको पूरा कर देता है, जो आप सोचते हो वो उसको पूरा कर देता है, जैसी एनर्जीज आप लेते हो वो उसको वैसा पूरा कर देता है। तो इसलिए वो जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी मनस्थिति बदलती है, चीजें बदलती हैं, एटमॉस्फेयर बदलता है, सराउंडिंग बदलती है, सब बदलने लग जाता है। आप कुछ जादू वादू में बिलीव करते हो क्या? देखो आपका सवाल बहुत अच्छा है पहली बात तो, लेकिन इसको मैं नाम अलग दे सकता हूं। मैं वाइब्रेशंस में बिलीव करता हूं, जिसको लोग जादू मानते हैं। वो कैसे? कई बार हमें लगता है कि ये चीज किस्मत की तरह एकदम से सामने आ गई, ये तो जादू हो गया रातों रात। ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी कहो ना प्यार है, तो ऋतिक रोशन को बोले जाने लगा एक रात में सक्सेसफुल हो गए, एक रात में स्टार बन गए। ऋतिक रोशन का मैंने उसके बाद इंटरव्यू सुना, वो बोले कि मैंने अपने पिताजी के साथ 16 साल तक लगातार बैक ऑफ द कैमरा काम किया है। बचपन से ही किया है? बचपन से ही किया है। मैंने असिस्ट भी किया है, मैंने स्पॉट बॉय वाला काम भी किया है, मैंने कैमरामैन का काम भी किया है, मैंने डांस मास्टर के साथ भी काम किया है। तो जो आपको लग रहा है ये एक रात में हुआ है, इसके पीछे मेरी 16-17 साल की मेहनत है। दिख एक दिन में रहा है। तो वो जो दिखता है एकदम से है ना जादू में, वो लगता है कि ये जादू हो गया, वो जादू नहीं है भैया। वो जादूगर के हाथ की सफाई उसको प्रैक्टिस करने में बड़ा लंबा समय लगा है। उसको 15 साल तक वो अपने फादर से पता नहीं कहां सीखा, फिर वो बच्चा था, फिर वो सीखते सीखते आज यहां तक पहुंचा। बड़े सालों की प्रैक्टिस है। आप जादू दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस नहीं की है। तो जो जिंदगी में एकदम से लग रहा है ना कि यार सागर जी की जिंदगी में तो जादू हो गया, जादू के लिए भी अभ्यास चाहिए। ऑडी, क्या बढ़िया गाड़ी, क्या भाई साहब इससे महंगा फोन तो दुनिया में नहीं है जो सागर जी लेकर के घूम रहे हैं। क्या ये तो जादू जादू नहीं हुआ है। सागर जी की जिंदगी को एक बार स्टडी करके देखो आप, कहां कहां इस कोयले को घिस करके पत्थर होना पड़ा है, और उस पत्थर के बाद हीरा बनने में उस यूनिवर्स ने कितनी मदद की है। तो जिस चीज को हम जादू बोल रहे हैं, अगर आप सागर जी की जिंदगी को एक बार से थोड़ा सा स्टडी करके देखो तो आपको पता चलेगा भैया ये एक रात वन नाइट स्टार नहीं है, ये वन नाइट वंडर नहीं है। इसके पीछे बड़ी एक मेहनत लगी है, इसके पीछे बड़े थपेड़े लगे हैं, इसके पीछे बड़ी जगह पर इंसान ने अपने आप को पता नहीं किस किस हालात में रख करके यहां तक पहुंचाया है। लेकिन क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है, वो जो हाथ की सफाई जादूगर की है ना, जादू कहते हैं उसको हम जादू कह देते हैं। वो हमें दिखती नहीं है कि उसके पीछे की चीज क्या चल रही है, इसकी लर्निंग कितनी है, इसकी प्रैक्टिस कितनी है। यहां से कबूतर निकाल दिया एकदम से, अरे भाई जादू, अरे नहीं भैया, ये इसको ये काम करने में पता नहीं कितने साल लगे हैं। वो उसेन बोल्ट जो 8-9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहा है, आप उसको जादू बोल सकते हो, लेकिन वो 16, 18, 20 सालों तक उस 9 सेकंड के लिए प्रैक्टिस जो कर रहा था वो तो आपको दिखी नहीं है, आपको जादू लग रहा है। क्योंकि उसका एकदम से जो अपीयरेंस हुआ वो तभी चीजें दिखने लगती हैं एकदम से। लेकिन कोई भी चीज जादू नहीं है सर, उस चीज के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक बहुत बड़ी मेहनत है, एक बहुत बड़ी लगन है। अपनी वाइब्रेशंस को बदलना है, और अगर वो बदलो तो हाँ, सब चीजें देखने वाले को जादू की तरह ही अपीयर होती हैं, लेकिन करने वाले को पता चलता है कि एक्चुअल में इसमें बहुत सी चीजों का कंट्रीब्यूशन है, छोटा छोटा मिला करके मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। आपकी बातों से हर बार मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। पिछली बार भी ऐसे ही, मतलब मन कर रहा है चलता रहे, लेकिन एक लिमिटेशन है तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा इसको। नहीं जरूर। और लेकिन अगली बार आपके साथ में मसूरी जरूर चलूंगा। अरे क्या बात है, 4 दिन के लिए। 2-3-4-5 सितंबर को हमारा इवेंट हो रहा है। और ठीक है, मैं आपके ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि हमारा एक इतना शानदार इवेंट होता है 4 दिन के लिए। स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स मसूरी में वो इवेंट हो रहा है। और हम हर साल जो है हमारे 6 महीने में 2 इवेंट्स होते हैं, फिजिकल इवेंट। लेकिन वहां पर लिमिटेशन कुछ ऐसा होता है कि हम 25-30 लोगों से ज्यादा को लेकर के जा नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे हर एक के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, बात करनी होती है, वो जो उनके माइंड की प्रोग्रामिंग है वो सब चीजें देखनी होती हैं, तो इसलिए बड़े लिमिटेड लोग जा पाते हैं। लेकिन हाँ,
आप इस बार चलेंगे तो आपको भी इतना आनंद आएगा हम्म। कि आप क्योंकि हमारे कई पार्टिसिपेंट्स ऐसा बोलते हैं, सर ये ना आप जिंदगी में जितनी बार करने वाले हो उस सब के लिए हमारा ऐसा? बुक कर दो, मतलब हम हम्म। हर बार यहाँ पर आएंगे। हम्म। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ लोगों को चांस देना चाहिए, कुछ नए लोग हमारे पास आए, क्योंकि लिमिटेड है। हमारा एक इवेंट होता है, हम प्लान कर रहे हैं मुंबई या पुणे में, वहां पर हम ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ओके। लेकिन वो पहाड़ों में हम किसी और मकसद, किसी और पर्पज के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर हम कुछ नए लोगों को चांस दें, इसलिए हर बार कुछ हम्म। पुराने लोग ले लेते हैं, कुछ नए लोग लेते हैं। तो वैसा वहां पर होता है 4 दिन के लिए। और इस बार बहुत आप भी होंगे तो हमारे इवेंट में और भी मजा आने वाला है। आपकी नहीं, एनर्जीज भी मुझे वहां मजा पर, आएगा। आपकी एनर्जीज वहां पर जो है वो 4 चांद लगाएंगी, है ना। बहुत बढ़िया, हमारी पूरी टीम पूरे डेडिकेशन से, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे हमारे कितने अलग अलग, हमारा मेंटल डिटॉक्स होता है, हमारा अवेकन होता है, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, हमारा हैप्पीनेस मूवमेंट के नाम से हम एक 6 महीने का प्रोग्राम हमारा रन, जिसमें हम लोगों के डीएनए के ऊपर काम, मतलब हम उनके डीएनए तक में उनके अंदर बदलाव लेकर के आते हैं। 6 महीने तक हम हैंड होल्डिंग उनको प्रोवाइड, बहुत सारे इवेंट हैं। लेकिन जो एक ऐसा इवेंट जो हमारे दिल के मतलब फैसिनेट, मतलब हमारे दिल के लिए सबसे ज्यादा वो हमारा ये फिजिकल इवेंट होता है, हील योर सोल। और इसमें हमारी पूरी टीम मतलब पूरी शिद्दत से इस चीज की प्रिपरेशन करते, इंतजार नहीं कि हम वहां जाएंगे बढ़िया तब होगा, नहीं, पूरा 1 साल तक उसकी प्रिपरेशन चलती है कि हम लोग उसमें क्या क्या करने, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या गुडीज होंगे, क्या क्या हम वहां पर लोगों को देने, पूरा ऐसा प्रिपरेशन कि हमारी, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी टीम की, हमारी फैमिलीज की ये जो सब वाइब्रेशंस हैं, ये भी उस इवेंट को एक जादू बना देती हैं कि वहां पर जो आता है उसको लगता है जादू हो गया, लेकिन वो जादू नहीं है। बहुत से लोगों का बहुत छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर होता है जो उसको एक तो 2 सितंबर 2 3 4 5 सितंबर 2024 को दो, पक्का मतलब मैं चल रहा हूँ। अरे वाह भाई ठीक वाह, है। बहुत बढ़िया। और क्या कुछ लोगों की जगह हो सकती है, हम डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डाल दे तो? हम मतलब अगर कोई 2-3 लोग चलना चाहें हम्म। तो शायद हमारे पास 2-3-4 स्पॉट्स हों, ऐसा मतलब मैं कंफर्म चलो फिर छोड़ देता दो हूँ, तीन नहीं क्योंकि ज्यादा 2-3-4 एंट्री आ गई तो। जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो 2-3-4 लोग आपके बहुत हम्म। चाहने वाले, कोई बहुत मोहब्बत प्यार करने वाले कुछ लोग होंगे, तो 2-3-4 लोगों के लिए हम जरूर उनको लेकर के जा सकते हैं। हाँ सागर जी, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग जो है वहां चल सकें। आपके जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर 2-3 लोग जो साथ में जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं, लेकिन हमारा एक इवेंट होता है मेंटल डिटॉक्स के नाम से, जहां हम लोगों के दिमाग में उस पुराने पड़े हुए कचरे को, वो जो माइंडसेट जो कहीं ना कहीं हमको क्रिपल कर रहा है, पीछे खींच रहा है, वो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हो सकती हैं, वो नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, किसी के पास अनफॉरगिवनेस की फीलिंग हो सकती है, सेल्फ वर्थ शैटर हो सकता है, अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज नहीं किया, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, बचपन का मोलेस्टेशन या बचपन की डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी नेगेटिव इमोशन यहां पर पड़े हो सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी ऑडियंस कोई भी चाहती है कि हम अपनी जिंदगी से उन सब चीजों को निकाल कर एक बेटर डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए, अपनी सेहत को अच्छा करें, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत बढ़िया करें, तो पूरी आपकी सभी ऑडियंस को हमारा एक इवेंट होता है मेंटल डिटॉक्स के नाम से। मतलब हम फिजिकल तो डिटॉक्स करते हैं, लिवर डिटॉक्स कर लो, बॉडी डिटॉक्स कर लो, मेंटल डिटॉक्स कोई नहीं करता है। जबकि माइंड को डिटॉक्स कर लो तो मुझे लगता है जिंदगी के हर एरिया में कामयाबी निश्चित है। तो वो इवेंट मैं चाहता हूं, अगर आपकी ऑडियंस चाहे, फिजिकल या ऑनलाइन? ऑनलाइन इवेंट होता है हमारा, वेबिनार होता है, 2.5-3 घंटे का वेबिनार होता है। तो वो वैसे तो वो पेड इवेंट होता है, लेकिन आपकी पूरी ऑडियंस के लिए वो मेंटल डिटॉक्स का, मैं डिस्क्रिप्शन में एक आप फॉर्म दे दीजिएगा, लिंक दे दीजिएगा, तो वो जितनी भी आपकी ऑडियंस है वो चाहे तो उस पूरी ऑडियंस के लिए वो इवेंट मैं एक फ्री, उसमें कोई और नहीं होगा, सिर्फ सागर सिन्हा जी की ही ऑडियंस होगी। वो फ्री, वो इवेंट आपकी पूरी ऑडियंस के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर लोग आए और देखें कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो इसका लिंक जो है अगर आप चाहेंगे तो आपकी पूरी ऑडियंस के लिए दीजिए, लोग आए देखें कि क्या 2.5-3 घंटे के अंदर वो अपने माइंड के अंदर कितने चेंजेस लेकर के आ पाते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि आपकी ऑडियंस, क्योंकि मसूरी 2-3-4 लोग चलेंगे तो हमारे लिए उतने ही बहुत हैं, लेकिन बाकी सब लोग, जितने लाखों लोग आपके वीडियोस देखते हैं, वो जो भी चाहे इस इवेंट को अटेंड कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और वो लिंक अगर आप देंगे तो वो सब ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। अभी डेट वेट प्लान नहीं करा हम लोगों ने तो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, डाल क्या दिया, जब तक पॉडकास्ट खत्म होगा तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ। तो वहां से आप क्लिक करके, और सेशन हम फ्री कर रहे हैं, सेशन फ्री कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा सर, मैं आपसे भी बात, मैं चाहूंगा कि अगर उस इवेंट में सागर सिन्हा जी भी हों ऑनलाइन साथ में, तो 2 लोगों की जो एनर्जीज मिलेंगी ना, और लास्ट में अगर आप कुछ अपनी जिंदगी का उन सब लोगों के साथ हमारे उस प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर पाएं, तो मुझे लगता है वो लोगों के लिए सोने पे सुहागा जैसा। 500%। अरे क्या बात है, तो फिर तो ये कमाल होने वाला है। वो इवेंट में हम कोशिश करेंगे कि वो लिंक देते हैं, और सागर जी वहां मौजूद रहेंगे, तो वो एनर्जीज और ज्यादा एलिवेट और हाई हो जाएंगी। मस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड।
ठीक जा है, और सकते हैं। ये बोल देते हैं कि ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, हाँ, वो ये बातचीत में हमारा अरे निकला भैया है। ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी हाँ, तरह का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी कोई ऐसी इच्छा थी इस हाँ, चीज़ को काम को करने की, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई चलना चाहे 2-3-4 लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, तो आप लिंक डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, दे दीजिएगा, तो वहाँ से वो हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़रूर हमारे साथ वंडरफुल, चल सकते मजा हैं। आया अनुराग सर, अरे मुझे बहुत भी बढ़िया बहुत है। मज़ा आया, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, क्योंकि ये जो मज़ा है ना, ये हर एक इंसान के साथ नहीं आता है। हम्म, आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बैठते हो ना, तो आपकी आपकी भी वाइब्रेशंस जो है हाई हो जाए। जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम मिला, हम्म, तो हमको ऐसा लग रहा था कि यार ये हमने ना कोई पॉडकास्ट नहीं किया है। हम्म, ऐसा लग रहा था कि एक चर्चा हो, एक बिल्कुल हाँ, और आप आपकी ऑडियंस या देखने वाले लोग, जो भी मेरी ऑडियंस भी देख रही है, उनको शायद ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर ना कुछ पहले कोई क्वेश्चन डिसाइड किया, कुछ ऐसा या हाँ, क्या हाँ, आप यकीन मानो, यहाँ पर आने से पहले भी नहीं पता होता कि हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, हमारी चेतना के स्तर पे जो चीज समझ में आती है वो निकलती जाती है फ्लो में, और वही है कि जो आप चाह रहे हो यूनिवर्स उसी तरह की चीजें आपसे बुलवा देता है, और वो जो है आपके शब्दों के रूप में आपके मुंह से निकलती जाती हैं। तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, वाइब्रेशंस हाई होती हैं, मजा आता है बात करके, और कुछ अच्छा निकलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो आपका पॉडकास्ट था, मेरे पास भी वहां पर बहुत कमेंट्स आए कि सागर जी का जो पॉडकास्ट में आप गए वो इतना बढ़िया, इतना आनंद, हमें इतना बढ़िया मजा आया। आपके पास आप भी बता रहे थे कि बहुत हम्म, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम्म, दोबारा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए कि आपसे मिलके इतना मजा आता है। सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना आपकी रूह को सुकून देते हैं, हम्म, है ना? तो ऐसा कई बार आपसे मिलके लगता है कि वाह यार, अरे आनंद आ बात। गया। ऐसा लगता है 100-200 ग्राम खून यहाँ से बढ़ करके निकलेगा। मतलब बॉडी में हम्म, कई हार्मोन्स बढ़िया रिलीज होकर के निकलेंगे। हम्म, वो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरेपेनेफ्राइन, एनेंडामाइड जो रिलीज करने के लिए लोगों को पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है, क्या-क्या संतुष्टि के काम करने पड़ते हैं। ऐसा लगता है यहाँ बात करके ओहो! दिमाग हाई हो रखा है इस टाइम। इतनी प्यारी वाइब्रेशंस हैं, और ये सब कुछ हर एक इंसान के साथ नहीं होता। तो ये मिल के बात करके जो सब कुछ एक्सचेंज हुआ, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अमेजिंग। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ मिलते हैं, और शायद वैसे बिज़ी लाइफ में आप भी कई बार कहीं होते हैं, मैं भी होता हूँ, लेकिन ये जो यहाँ मिलने का, इसी बहाने एक मिलने का मौका मिल जाता है, मुझे लगता है ये शायद एक सबसे बड़ा टेक अवे है, जो मुझे यहाँ से इस सेशन से मिल जाता है। और ये दूसरी बार हम कर रहे हैं अनुराग सर के साथ। आप अगर चाहते हैं हम तीसरी बार करें तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। तीसरी बार भी हम इनवाइट करेंगे। अरे ज़रूर, थैंक्स शुक्रिया। फॉर कमिंग अनुराग सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं आपकी पूरी ऑडियंस को सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिस इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये इंसान को भी देख, जब हमने अभी सवाल किया, ये इंसान को देख करके भी आपको शायद लगता हो कि ये जादू है, लेकिन एक्चुअल में ये इंसान जिसको आप आज इतने अच्छे मुकाम पर, इतनी अच्छी बातों के साथ, और जो आपका कई बार जो लहज़ा है ना, जो आपकी रील्स कई बार, क्योंकि आप अभी अपने मेरा फ़ोन देखेंगे, तो मैं शायद ही ऐसी कोई रील होगी जो मैं मिस करता हूँगा। अरे वाह! चाहे आप महादेव के पास जा रहे हैं, वो जो आपका पिक्चराइजेशन और वो सब कुछ, और वो आदि योगी के स्टैचू के पास हाँ, आपका हाँ, जाना, एक-एक चीज़ को मैं नोट करता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान जिस भी मुकाम पर पहुँचा है, इस मुकाम पर पहुँचने में बहुत बड़ा रोल है इनकी हाई वाइब्रेशंस का, इनकी नीयत का, इनकी सोच का, इनका अपने काम के प्रति डेडिकेशन का। तो चीज़ों को अट्रैक्ट करना सिर्फ़ एक कोई टास्क नहीं है कि हम ये जुट जाएँ कि हाँ, मुझे वो चाहिए, मुझे, अरे नहीं! मैं एक लाइन बोलता हूँ, और इसी लाइन के साथ आज के इस पॉडकास्ट का मैं एंड करना चाहूँगा कि यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं पाते हो जो आप चाहते हो। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हू यू आर। हुँ, आप जो हो, आप वही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, वो नहीं अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। क्योंकि चाहने से अगर पाया जाता तो हर इंसान पा लेता, लेकिन चाहने से पाया नहीं जा रहा है, होने से पाया जा रहा है। अब आप कहोगे अगर मैं गरीब हूं, अगर मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं तो हूं नहीं, हुँ, तो मैं कैसे पाऊंगा? यहां से हो जाओ, यहां से हो जाओ। दुनिया के हर अमीर इंसान को आप उठा करके देखो, आज स्पेशली, आज वो इंसान अमीर नहीं हो रहा है जिसके बाप दादा अमीर थे। हुँ, आज वो इंसान बड़ा बन रहा है जिसके पास अमीरी यहां पर थी। सोच में एक टीटी महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, एक नाइट वॉचमैन नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकता है, एक शेफ अक्षय कुमार बन सकता है, एक आम इंसान सागर सिन्हा बन सकता है, अनुराग ऋषि बन सकता है। तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? सब बन सकते हो, लेकिन चाहने से नहीं होगा, हो जाने से होगा। अगर जिंदगी में वो परिस्थितियां नहीं आ रही, तो यहां से हो जाओ, आप देखोगे सब जिंदगी में ऑटोमेटिकली आने लगेगा।